हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है BW वाला यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम आपको पढ़ाएंगे लैंगिक जनन आज, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने आपको पढ़ाया था अलैंगिक जनन। पार्ट 1 में हमारी आपको वीडियो डली होगी, आपने देखी होगी। वहाँ पर आपने पार्ट 1 देखा होगा, नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाकर पार्ट 1 देख लें। हमारे चैनल का नाम है BW वाला, आप सर्च करेंगे तो हमारी वीडियो आ जाएगी। फर्स्ट नंबर है थंबनेल लगे हुए, बायोलॉजी जीवों में जन्म, फर्स्ट पार्ट बना आ जाएगा। आपको देखना हो तो देख लेना। आज हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम। हो गाइस, तो हमने देखो कल हमने क्या क्या पढ़ा था। देखो ये पढ़ा था हमने क्लोन किसे कहते हैं, जीव में भी एक क्वेश्चन पढ़े थे हमने, और ये भी पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन किसे कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है, उसकी विशेषता क्या होती है, उसमें कैसे कैसे नारी और मादा पाए जाते हैं। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं, तो देखते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं अपनी। तो हमारा पहला है लैंगिक जनन में विपरीत लिंग वाले भिन्न जीव अगुणित नर तथा मादा युग्मों का निर्माण करते हैं। जैसे भिन्न लिंग वाले, जैसे मेल फीमेल, ये अलग अलग नर हो गए। ये युग्मक आपस में संयोजित होकर युग्मनज जायगोट का निर्माण करते हैं, जो विभाजन करके नई जीव का निर्माण करते हैं। लैंगिक जनन को सहजन व मिश्रण अथवा एपिगोनी भी कहते हैं। इन लैंगिक जनन को इन सब नामों से भी हम जानते हैं, जैसे सहजन है, ओवय मिश्रण है, एपिगोनी है। ओके गाइस, तो आगे चलते हैं। यह जनन अलैंगिक जनन की तुलना में एक जटिल, विस्तृत तथा धीमी प्रक्रिया है। ये आपने सोचा है कि ये धीमी प्रक्रिया क्यों है अलैंगिक जनन की तुलना में? तो ये धीमी प्रक्रिया इसलिए है क्योंकि अलैंगिक जनन में 1% की अवस्था होती है, 1, और यहाँ पर 2 अलग अलग विपरीत वाले जेंडर की अवस्था होती है, इसलिए धीमी प्रक्रिया होती है। ओके गाइस, जिसमें युग्मक निर्माण और युग्मक संलयन होता है। लैंगिक जनन में जो संतति उत्पन्न होती है वो अपने जनकों अथवा आपस में भी समान नहीं होती, और जनकों अथवा आपस में भी समान नहीं होती है। जो लैंगिक जनन में जो संतति उत्पन्न होती है वो अपने जनकों के समान भी नहीं होती और आपस में भी समान नहीं होती। ये आपने विशेषता देखी होगी। तो आगे चलते हैं हम। आगे हमारा लैंगिक जनन की विशेषताएं। तो फर्स्ट है जनक, पहले जनक आता है। लैंगिक जनन की विशेषताएं, ये जनक आता है फर्स्ट, जनक हो गया। तो अधिकतम जंतुओं में पादपों में लैंगिक प्रजनन 2 जन की होता है, 2 जन की होता है। इसमें 2 प्रकार की परिपक्व नर तथा मेल पेरेंट एवं मादा जनक फीमेल पेरेंट होते हैं। अधिकतम पादप एवं निम्न श्रेणी के जीव उभयलिंगी होते हैं। तो हम देखते हैं, ये हमने पढ़ लिया यहाँ से यहाँ तक। तो आगे देखते हैं लैंगिक अंग, सेक्स ऑर्गन्स। इसमें 2 प्रकार के लैंगिक अंग होते हैं, इसमें 2 प्रकार के लैंगिक अंग होते हैं, जैसे नर लैंगिक अंग एवं मादा लैंगिक अंग। फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, मेल सेक्स ऑर्गन्स दोनों होते हो गए। अब थर्ड देखते हैं हम, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन होने से ही जीवों में निश्चित गुणसूत्र संख्या बनी रहती है। अर्धसूत्री विभाजन न होने पर कुछ ही पीढ़ियों में ही गुणसूत्री संख्या अनियंत्रित ढंग से बढ़ने लगती है, जिससे जीवों में अनियमित उत्पन्न हो सकती है। अगर अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा तो जीवों में अनियमितता उत्पन्न हो जाएंगी। कोई वैसा होगा, कोई ऐसा होगा, प्राणी मतलब अलग अलग भिन्न भिन्न हो जाएंगे। ओके गाइस, तो हम 4th पॉइंट पढ़ते हैं, युग्मक गैमेट्स। युग्मक वह लैंगिक कोशिकाएं हैं जो लैंगिक प्रजनन में भाग लेती हैं। ये हमेशा अगुणित हैप्लॉइड होते हैं। युग्मक हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं गैमेट, और युग्मनज हमेशा द्विगुणित होते हैं, 2n। ओके, युग्मनज और युग्मक में अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूज होता है कि युग्मक क्या होते हैं, युग्मनज क्या होते हैं। ओके, युग्मनज लैंगिक जनन की पक्ष घटना है, जायगोट बनता है। ओके, तो हम आगे चलते हैं। आगे हमारा है युग्मक जल होते हैं और इन्हें शुक्राणु कहा जाता है। यस, मादा युग्मक अचल होते हैं, इन्हें अंडाणु कहा जाता है, क्योंकि मादा अंडाणु जा नहीं सकता और शुक्राणु यहाँ से चलकर यहाँ जाता है। ये प्रोसेस ही निषेचन कहलाता है। ओके, तो आगे देखते हैं निषेचन। आगे निषेचन आ गया, बात कर रहे थे निषेचन, फर्टिलाइजेशन। इसमें 2 प्रकार के अगुणित युग्मों का संयोग होता है, एक क्रिया निषेचन कहलाती है। सिंपल सी परिभाषा है, अगर आपको क्वेश्चन में 1 नंबर में आएगा, पूछेगा तो 1 नंबर में आएगा निषेचन क्या है। इसमें 2 प्रकार के युग्म होते हैं, संजनन
इसमें दो प्रकार के गुणित युग्मों का संयोजन होता है, ये नहीं या विपरीत प्रश्न का मेल होता है, निषेचन कहलाती है। अगर ये 5 नंबर में पूछेगा तो इसकी पच्ची घटना पूर्व घटना पूछेगी। एक क्वेश्चन पूछेगा निषेचन क्या होता है, इसकी पच्ची घटना और पूर्व घटना का वर्णन कीजिए, विशिष्ट बताइए। तो ये ऐसे पहुंचेगा, 5 नंबर में पूछ सकता है, 1 नंबर में पूछ सकता है। तो आपको हर तरह से तैयार होकर जाना है बोर्ड परीक्षा के लिए। ओके, आगे चलते हैं। एक मनज है जाइगोट, एक कोश की द्विगुणित यूनिसेल एलुलर डिप्लॉयड संरचना होती है, जिसमें बार बार कोशिका विभाजित होने पर एक विविधीकरण द्वारा एक नए प्राणी उत्पन्न होते हैं। अब 7 पॉइंट आता है किशोरावस्था। युग्मनज के विकास से उत्पन्न हुए नए प्राणी में युग्मक निर्माण की क्षमता तुरंत विकसित नहीं होती, इसे अप्रजनन अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। अति धीमी प्रक्रिया है लैंगिक प्रजनन अलैंगिक प्रजनन की अपेक्षाकृत अति धीमी प्रक्रिया। इस प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाले जीवों की संख्या बहुत कम होती है। आपको पहले हमने शुरू में बता दिया था कि लैंगिक प्रजनन से तेज होता है और लैंगिक प्रजनन अलैंगिक प्रजनन से धीमा होता है। ओके, आगे चलते हैं। आगे अवस्थाओं का एकांतरण। जीवन चक्र में गुणित और द्विगुणित अवस्थाओं का एकांतरण होता है। ये हो गया। विभिन्नताएं वेरिएशन, लैंगिक जनन से नर व मादा युग्मों के संलयन से विभिन्नता उत्पन्न होती हैं, जिससे संतति में लाभदायक लक्षण भी आते हैं। यह विभिन्नता आती हैं, जैसे 1+1 होता है, तो इस चीज़ पर भिन्नता आई क्योंकि हम दूसरे प्रश्न से मेल कर रहे हैं ना, इसलिए। ओके, तो आगे देखते हैं जीवन चक्र की अवस्थाएं। जीवन चक्र की अवस्थाएं देखते हैं। फेज इन लाइफ साइकिल, किशोरावस्था आता है। प्रजनन के संबंध से प्राणियों के जीवन चक्र लाइफ साइकिल में 3 मुख्य अवस्थाएं होती हैं, किशोरावस्था, प्रजननावस्था, जीढ़ावस्था। किशोरावस्था बचपन की अवस्था, प्रजननावस्था जवानी, जीढ़ावस्था बुढ़ापा। ओके, तो आगे चलते हैं, किशोरावस्था देखते हैं। एक किसी प्राणी के जीवन चक्र का पूर्व प्रजनन काल है। इस लाइन का मतलब समझते हैं। ये किसी प्राणी के जीवन चक्र का पूर्व प्रजनन काल है। ये वो काल है, वो समय है जिसमें प्राणी प्रजनन नहीं करता है, मतलब सेक्स नहीं करता है। ये उससे पहले का काल है, इसे किशोरावस्था कहते हैं। इस काल में प्राणी में तीव्रता से वृद्धि होती है और किसी प्राणी के समस्त स्रोत वृद्धि एवं विकास में उपयोग हो जाते हैं। किशोरावस्था में भिन्न संरचना होती है, उदाहरण पत्तियों के भिन्न आकार, पक्षियों में भिन्न सुरक्षित करने वाले अंग आदि। किशोरावस्था को पादपों में कायिक अवस्था भी कहा जाता है। जैसे मनुष्य में किशोरावस्था कहते हैं, उसी प्रकार पादपों में कायिक अवस्था कहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें और शेयर भी करें। ओके गाइस, जिससे हमें सपोर्ट मिले और हमें अच्छी से अच्छे कंटेंट को लाते रहें। ओके गाइस, आगे चलते हैं। आइए प्रजननावस्था। यह प्राणियों के जीवन चक्र की व्यवस्था है जिसमें प्राणी प्रजनन क्षमता विकसित कर लेते हैं। इसमें सेक्स कर सकते हैं। प्रजननावस्था के प्रारंभिक काल को यौवनावस्था कहा जाता है। इस काल में लैंगिक अंगों का विकास एवं परिपक्व होता है। इस अवस्था में वृद्धि धीमी हो जाती है। पुष्पादि पादपों में यह अवस्था पुष्प के उत्पन्न होने से प्रारंभ होती है। लैंगिक दृष्टि से 2 प्रकार के पुष्पादि पादप होते हैं, मोनोकार्पिंग एवं पॉलीकार्पिंग। मोनोकार्पिंग, यह पौधे अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्पधारण करते हैं, मोनोकार्पिंग कहलाते हैं। पुष्पधारण करने के पश्चात यह फल उत्पन्न करते हैं और फिर मृत्यु प्राप्त करते हैं। मोनोकार्पिंग का उदाहरण गेहूँ, चावल, मैरीगोल्ड, मूली, गाजर एवं हैनिवन आदि। कुछ बहुपुष्पीय पौधे भी मोनोकार्पिक होते हैं। कुछ बांस का प्रजातियाँ मेलोकाना बाम्बूसाइडे 48 से 100 वर्ष तक कायिक अवस्था में रहती है तथा एक बार पुष्प एवं फल उत्पन्न करती हैं और मृत्यु हो जाती हैं। इसमें आपको बताया गया है कि यहाँ पर आपको दिया गया है कि पुष्पधारण करने के पश्चात ये मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। ये मोनोकार्पिक होती हैं। और कुछ बहुवर्षीय भी पौधे होते हैं, उसमें उन्हें भी मोनोकार्पिक कहते हैं। जैसे यहाँ से बहुवर्षीय मेलोकाना बहुवर्षीय 48 वर्ष तक कायिक अवस्था में रहती हैं। एक बार पुष्प एवं फल उत्पन्न करती हैं और मृत्यु हो जाती हैं। नीला कुरिंजी स्ट्रोबिलिटी कुतियाना, यह पादप 12 वर्ष में एक बार खिलता है, फूल उत्पन्न करता है। अंतिम बार हिस्से में पुष्पधारण सितंबर-अक्टूबर 2006 में हुआ था। इसमें केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु के पहाड़ी स्थानों में सुंदर नीले पुष्पों की चादर सी फैल गई, जिससे उस वर्ष वहाँ पर्यटकों का ज़्यादा आना जाना हुआ। ऊपर चलते ऊपर स्लाइड में जैसे
ऊपर और करते हैं यहाँ पर आगमन हुआ। अब पढ़ते हैं पॉलीकार्पिक। ये इधर दिख नहीं रहा तो इधर कर लेते हैं इसको, यहाँ से पढ़ते हैं पॉलीकार्पिक। ये बहुवर्षीय पादप हैं जो परिपक्व होने पर प्रत्येक वर्ष एक विशिष्ट मौसम में पुष्प धारण करते हैं। उदाहरण आम, सेब, जैकफ्रूट, अंगूर, संतरा। फल जैसे हम फल खाते हैं वही फल। इनका अंतर पुष्पिकाल स्रोतों की उत्पत्ति के लिए लाभदायक होता है, अतः इस काल को पुनः प्राप्ति काल कहा जाता है। जंतु प्रजनन एनिमल ब्रीडिंग आती है। हम दूसरा कलर ले लेते हैं, इसके लिए कलर हम ले लेते हैं ब्लैक। ओके, नेक्स्ट वाला करते हैं। और प्रजनन काल के आधार पर जंतु दो प्रकार के होते हैं, मौसमी एवं सतत कंटिन्यूअस प्रजनक। मौसमी प्रजनक वर्ष के एक निर्धारित काल में प्रजनन करते हैं। उदाहरण मेढक एक काल में प्रजनन करता है। छिपकली अधिकतम, पक्षी एवं हिरण अधिकतम जो होते हैं वो एक ही काल में प्रजनन करते हैं। जैसे मौसम आने पर ही प्रजनन करते हैं तो वो हैं पक्षी और हिरण सबसे ज़्यादा। हो गया शतक प्रजनक में उनकी लैंगिक परिपक्वता के काल में किसी भी वक्त प्रजनन प्रक्रिया होती रहती है। उदाहरण दुधारू पशु गाय देखी होगी आपने, मुर्गियाँ देखी होंगी, चूहे, खरगोश, रानी मधुमक्खी आदि। मुर्गी पालन बाड़ी में मुर्गी पूरे वर्ष अंडे देती रहती हैं। यह मानव कल्याण के लिए, प्रजनन जाति के लिए आर्थिक पोषण का उदाहरण है। मुर्गी महत्वपूर्ण हमारी आर्थिक स्थिति है जिससे हमारा जीवन यापन होता है। ओके गाइस, आगे चलते हैं। आगे हमारा है ये लाइन है अप्रायुक्त स्तनधारियों प्लेसेंटल मैमल्स में मादा अंडाशय की सक्रियता उत्थान नलिकाएं एवं हार्मोन में अपनी प्रजनन अवस्था के दौरान निरंतर चक्रीय परिवर्तन दर्शाती हैं। ये परिवर्तन चक्र के दो प्रकार के होते हैं, ऋतुस्राव या रज चक्र, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। ये चक्रीय परिवर्तनों का क्रम है जो रजोदर्शन से लेकर रजोनिवृत्ति मेनोपॉज तक मादा प्राइमेट्स, बंदर, लंगूर, मनुष्य के अंडाशय प्रजनन मार्ग हार्मोन श्रावण में होते हैं। इसमें प्रजनन मार्ग का अंत इस तरह नियमित निकलता रहता है जो रज चक्र मेंस्ट्रुएशन के रूप में कुछ रक्त के साथ गुजरता है। क्योंकि आगे देखते हैं गुजरता है। रज चक्र के किसी भी भाग में अत्यधिक समूह की इच्छा अनुपस्थित होती है। चक्र को लयबद्धता प्रत्येक महीने में होती है। 14 से 15 दिन के बीच में होती है। 14 से 15 तारीख के बीच में होती है। 14 दिन का साइकिल होता है। 28 दिन का साइकिल होता है। यस, आगे चलते हैं मधुचक्र। मधुचक्र देखते हैं। इसमें ये अप्राइमेट स्तनधारियों मादा नॉन प्राइमेट मैमेलियंस फीमेल्स के अंडाशय प्रजनन मार्ग हार्मोन में होने वाला चक्रीय परिवर्तनों की श्रृंखला है। उदाहरण गाय, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, चूहा, चीता आदि। इस चक्रीय के दौरान एक आयुष्काल पीरियड ऑफ ओएस्ट्रस होता है जब मादा के रक्त में एस्ट्रोजन का स्राव अधिक बढ़ जाता है और इसके कारण इनमें संभोग की तीव्र इच्छा विकसित होती है। ये संभोग करने की इच्छा कब होती है? आपको मालूम होना चाहिए कि जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल अधिकतम हाई हो जाता है तो संभोग करने की इच्छा होती है। जब ये लो हो जाता है तब हमें कुछ महसूस नहीं होता। ओके गाइस, आगे चलते ऊपर चलते हम। तो इस काल में मादा के नर संपर्क में आती हैं। ये गाय में 18 घंटे, कुत्ता एवं बिल्लियों में लगभग 1 हफ्ते का होता है। इस काल के अंत में इन मादाओं के प्रजनन मार्ग का अंतस्तर टूटता है और इनमें ऋतुस्राव भी होता है। हिरण में ये ओएस्ट्रस काल 1 वर्ष का होता है, इसीलिए हिरण को मोनास्ट्रस कहा जाता है। कुत्ता बास्ट्रस है क्योंकि इनमें 1 वर्ष में 2 ओएस्ट्रस काल होते हैं। चूहे में ओएस्ट्रस काल 1 वर्ष में कई बार होता है। ओके गाइस, अब हम आ जाते हैं अपनी तीसरी अवस्था पर, जीर्णावस्था। हमने किशोरावस्था पढ़ ली, प्रजनन अवस्था पढ़ ली, अब जीर्णावस्था आते हैं। यह प्रजननोपरांत काल होता है जिसमें प्राणी के शरीर की कार्य एवं संरचना का पतन होता है और प्राकृतिक मृत्यु का सहयोग समय के साथ बढ़ने लगता है। शरीर के किसी देहांगों का विऊतक हो, उदाहरण वृक्क, फेफड़े, हृदय, मस्तिष्क, नेत्र, रक्त आयतन, पेशी की क्षमता घट जाती है। रोग उत्पत्ति एवं अनियमितता का विकास बढ़ने लगता है और इससे प्राणी की मृत्यु भी हो सकती है क्योंकि उसके शरीर के महत्वपूर्ण अंगों की कार्य क्षमता प्रभावित होती है। आपने किशोरावस्था में देखा कि हम बढ़ रहे हैं, इससे
24 तक आए। यहाँ से हम लो होते गए 40, 50, 70, यहाँ 0 अवस्था आ गई। यहाँ पर हमारे अंग विकसित कम होते हैं, मृत्यु भी हो सकती है, ऐसी अवस्था आ जाती हो गया। इस ऊपर चलते हैं। यहाँ पर लैंगिक जन्म की कुछ घटनाएं पढ़ते हैं हम। लैंगिक जन्म की कुछ घटनाएं पढ़ते हैं, जैसे इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम। तो हम पढ़ते हैं लैंगिक जनन करने वाले जीव परिपक्वता अवस्था प्राप्त करने के पश्चात कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। लैंगिक जनन से संबंधित संरचना जीवों में एकदम भिन्न होती हैं, परंतु भिन्न जीवों में कुछ आधारभूत समानता भी पाई जाती हैं। इनमें जैसे युग्मक निर्माण, युग्मक स्थानांतरण, नर व मादा युग्मों का संलयन एवं भ्रूण जनन। लैंगिक जनन की श्रृंखलाबद्ध घटनाओं को 3 अवस्थाओं में व्यक्त किया जा सकता है, जैसे निषेचन पूर्व, निषेचन, निषेचन पश्चात। इसको 3 अवस्थाओं में व्यक्त किया जा सकता है। निषेचन पूर्व घटना है, निषेचन, जैसे निषेचन, जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ निषेचन हुआ। इसके पहले की घटना निषेचन पूर्व, और इससे बाद की घटना निषेचन पश्चात। ओके, ये घटना हम तीनों का विस्तार वर्णन करेंगे अभी। तो चलते हैं, ये आगे हम निषेचन पूर्व घटना पढ़ेंगे। पहले निषेचन पूर्व घटना, युग्मकों के संयोजन या निषेचन से पूर्व की सभी घटनाएं इसमें सम्मिलित होती हैं तथा इसमें 2 मुख्य घटनाएं होती हैं, युग्मक जनन तथा युग्मक स्थानांतरण। तो हम पहला पढ़ते हैं, युग्मक जनन हो गया अगुणित लैंगिक कोशिकाएं अथवा युग्मों के निर्माण में विभेदन की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है। लैंगिक प्रजनन द्वारा गुणा करने वाले निम्न श्रेणी के जीवों में सरल शैवाल युग्मक संरचनात्मक एवं कार्यात्मक रूप से समान होते हैं। इन्हें सहयोगी भी कहा जाता है। उदाहरण यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगायरा में युग्मक संरचनात्मक तौर पर समान होते हैं, परंतु कायिक स्तर पर भिन्न होते हैं। इन्हें कार्य की असमयुग्मक कहा जाता है। अधिकतर जीवों में लैंगिक प्रजनन द्वारा गुणित होते हैं। उनमें 2 प्रकार के बाह्य रूपों में अंतर वाले युग्मक पाए जाते हैं, मादा अंडा या अंडाणु ओवम एवं नर शुक्राणु या एंथ्रोजॉइड। इन भिन्न बाह्य रूप वाले युग्मकों को विषमयुग्मक कहा जाता है। ओके, आपको समझ आ रहा होगा, मैं आशा करता हूँ। उदाहरण फ्यूकस एक भूरी शैवाल एवं मानव नर युग्मक गमनशील होते हैं। साधारणतः इनमें 1 या 2 कशाविकाएँ होती हैं जो इन्हें मादा युग्मकों का तक गमन करने में सहायता होती हैं। आपको पैराग्राफ समझ में आ रहा होगा गाइस, आप याद कर लेना। ये एनसीईआरटी रीडिंग है, आप समझ रहे होगे। अगर हम ये लैंगिक जन्म पढ़ने के बाद ये पढ़ने के बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे कल की क्लास में। ओके गाइस, तो आज की क्लास में हम बस लैंगिक जनन ही पढ़ेंगे। तब तक आप बने रहिए। चलते हैं आगे हमारा आगे देखते हैं गाइस क्या है हमारा। ये रहा आगे हमारा जीवों में लैंगिकता सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। निम्न श्रेणी के लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में कार्यात्मक युग्मक एक ही जनक द्वारा बनते हैं। इन युग्मकों में किसी इधर कर लेते हैं हम साफ दिखे। तो हम देखते हैं, किसी प्रकार की बाह्य संरचना कार्य की भिन्नता नहीं होती है। इन जीवों को समस्थैलिक कहा जाता है। उदाहरण म्यूकर। उच्च श्रेणी के जीवों में जनक अंगों का विकास होता है तथा नर एवं मादा में विभेदीकरण होते हैं। अधिकांश पुष्पीपादों में दोनों प्रकार के जननांग पुंकेसर में स्त्री के तरह एक ही पुष्प में होते हैं। इनको वैलिंगी या द्विलिंगी कहा जाता है। कुछ पुष्पधारी पादपों में नर पुष्प या मादा पुष्प या जयंगी पुष्प होते हैं, अतः इन्हें एकालिंगी स्त्री तथा विषमस्थैलिक का पादप कहा जाता है। कोकोरबिट, नारियल एवं मक्का में दोनों प्रकार के पुष्प मेल एवं फीमेल एक ही पादप पर उत्पन्न होते हैं, उन्हें द्विलिंगी का पादप कहा जाता है। कारा एक शैवाल है जिसमें 2 नर एत्रोद एवं मादा युगोनिया जननांग एक ही पादप पर पाए जाते हैं, इसी कारण इन्हें द्विलिंगी कहा जाता है। अब आपको समझाते हैं द्विलिंगी क्या होता है।
द्विलिंगी वे प्राणी होते हैं जो जैसे एक बॉडी है, बी लिखते हैं हम, बॉडी को बी से प्रदर्शित करते हैं। इस पर मेल भी पाया जा रहा है, इस बॉडी पर फीमेल भी पाया जा रहा है, तो ये क्या हुई, द्विलिंगी हो गई। यहाँ डी से प्रदर्शित करते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे एक बॉडी है, बॉडी पर मेल भी पाया जा रहा है, एक ही बॉडी पर उस पर फीमेल भी पाया जा रहा है। जैसे एक ही बॉडी पर मेल अंग भी पाया जा रहा है और फीमेल अंग भी पाया जा रहा है, तो उसे द्विलिंगी कहते हैं। ओके गाइस, आपको समझ में आ रहा होगा, मैं आशा करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। तो हम आगे चलते हैं, यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मार्केंसिया देखते हैं। जब मार्केंसिया एवं लीवरवर्ट है जो एक लिंगी होते हैं, इसमें नर पादप एक विशिष्ट नरंग होता है जिसमें एथ्रोडियोफोर कहा जाता है। मादा पादप में आर्किगोनियोफोर होता है। सभी उच्च श्रेणी के प्राणी एक लिंगी होते हैं। इनमें नर एवं पुरुष मादा प्राणी उपस्थिति अलग अलग होते हैं, परंतु कुछ निम्न श्रेणी जानवरों एवं एक ही जीव में दोनों जनांग नर एवं मादा जनांग उपस्थित होते हैं। इन जीवों को लिंगी अथवा द्विलिंगी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है। उदाहरण पीता कृमि, टैपवॉर्म, केंचुआ, अर्थवॉर्म। आगे चलते हैं, अगली हेडिंग हमारी युग निर्माण के दौरान कोश का विभाजन, मतलब सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। युग्मों का उत्पादन करने वाली कोशिकाएं चाहे अगुणित हो अथवा द्विगुणित हो, युग्म में से अगुणित होते हैं। जैसे गैमेट चाहे एन हो या 2n हो, कोशिकाएं चाहे 2n हो या 2n हो। हम कोशिका की बात कर रहे हैं, सेल की, तो सेल या 2n हो या n हो, युग्मनज हमेशा n ही होता है, ना कि 2n। ओके गाइस, आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम चलते हैं, 2n होते हैं। इन युग्मों के संलयन से हमेशा द्विगुणी रचना युग्मनज ही बनती हैं। चाहे युग्मनज एक विकसित होने पर अगुणित जीव उत्पन्न हो या अथवा द्विगुणित प्राणी उत्पन्न हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जीवों में अर्धसूत्रीय विभाजन से ही बनती हैं। अर्धसूत्रीय विभाजन के विभिन्न स्तरों पर गठित होने के आधार पर यह अर्धसूत्रीय विभाजन 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से हम देखते हैं। हमारा फर्स्ट है युग्मनजी अर्धसूत्रीय विभाजन, जाइगोट मीशोस। अर्धसूत्रीय विभाजन युग्मनज के विकास के दौरान होता है। इसमें युग्मनज मायोसाइट की तरह कार्य करता है। इससे एक अगुणित जीव उत्पन्न होता है। उदाहरण यूलोथ्रिक्स, क्लाइमोडोमोनास। इसमें युग्मक विभेदन गैमेट्स डिफरेंशिएशन के दौरान केवल समष्टि विभाजन माइटोटिक होता है। तो क्या अगला देखते हैं हम। ये देखो क्लाइमोडोमोनास, ये है, ये केंचुआ है, ये देखो ये संरचना है। वैसे आपको दिख रही होगी संरचना, ये संरचना सारी, ये देख लेना, ये संरचना। ये लिखा है जीवों में लैंगिक की विविधता। द्विलिंगी प्राणी केंचुआ, एक लिंगी प्राणी कॉकरोच, वह लिंगी प्राणी कारा कुत्ते के चित्र हैं जो मैंने ऊपर पढ़ाया था आपको। आगे देखते हैं बीजाणु का विभाजन। अधिकतर, ये आपको दिख नहीं रहा होगा तो इधर कर लेते हैं थोड़ा, ये आप देखते हैं। अधिकतर पादपों में इसी प्रकार का विभाजन होता है। इसमें अर्धसूत्रीय विभाजन की बीजाणु कोश के भीतर होता है। बीजाणुधारी पादपों में बीजाणु कोश 2 प्रकार के होते हैं, लघु बीजाणु कोश एवं गुरु बीजाणु कोश। बीजाणु रहित पादपों में बीजाणु कोश एक ही प्रकार का होता है। बीजाणु रहित पादपों में बीजाणु कोश एक ही प्रकार का होता है। बीजाणु कोश पादपों जो बीजाणु रखते हैं, उस पादपों में बीजाणु कोश 2 प्रकार के होते हैं, गुरु बीजाणुधारी और लघु बीजाणु। और बीजाणु रहित पादपों में बीजाणु कोश एक ही प्रकार का होता है। आपको समझ में आ गया होगा। इन बीजाणु कोशों में मियोसाइट्स उत्पन्न होते हैं, जिनके अर्धसूत्रीय विभाजन से अगुणित बीजाणु उत्पन्न होते हैं। इन बीजाणु के अंकुरण से अगुणित रचनाएं बनती हैं, जिन्हें युग्मोविद कहा जाता है। इनके युग्मक इधर कर लेते हैं, हम दिख नहीं रहा होगा। इनका मुख्य निर्माण केवल समष्टि विभाजन से होता है। युग्मक अर्धसूत्रीय विभाजन, ये देखते हैं आप। यह विभाजन जंतुओं में होता है। जंतुओं की देह एवं जननांग द्विगुणित होते हैं। युग्मक उत्पन्न करने वाली जनन कोशिकाएं भी द्विगुणित होती हैं, जो मियोसिस की तरह कार्य करती हैं। करते हुए अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा अगुणित युग्मक उत्पन्न करती हैं। आगे चलते हैं गाइस। आगे हमारा ये चार्ट, हम इसे छोटा करते हैं,
ये आपको पूरा दिखना चाहिए के बारे में विशेष। ये आपको पूरा दिखना चाहिए फुल। हाँ, आप दिख रहा है फुल ने इससे। और अब आपको ये फुल दिख रहा होगा। अब देखते हैं प्राणियों के नाम लेते हैं। यहाँ पर ये प्राणियों के नाम है मियोसाइट, विभाजन है, युग्मक लेते हैं। कितने कितने युग्मक पाए जाते हैं? जैसे मानव 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, और 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, और 40 जोड़ी होते हैं। ओके गाइस, अर्थसूत्री में 46 और युग्मक में 23। ओके, मक्खी में 12, 6 चूहा 42, 31 कुत्ता 48, 78, 39। ओके गाइस, तो आपको ये चार्ट फुल याद कर लेनी है, क्योंकि ये बोर्ड में भी महत्वपूर्ण और नीट में भी महत्वपूर्ण है। इसमें से कहाँ से क्वेश्चन डाल दे एग्जामिनर हम कुछ कह नहीं सकते। तो आपको ये फुल चार्ट याद कर लेनी है, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। ओके गाइस, तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ये। इसको हम स्टार मार्क कर देते हैं। आपको याद करनी है ओके गाइस, तो हम आगे चलते हैं। आगे क्या है देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो हम यही कहना चाहेंगे, आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ओके गाइस, आगे देखते हैं। ये क्या हुआ गाइस? ये शायद किस मिस फोल्डिंग आ गया है गाइस। जस्ट ओके गाइस, तो हम फोल्ड के लिए माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था। तो हम आगे वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं, हम यहाँ पर देख रहे थे, ये मैंने आपको समझाया था, फुल याद कर लेना है आपको। एक कहीं से भी क्वेश्चन उठा के एग्जामिनर आपको एग्जाम में दे सकता है, हम कुछ कह नहीं सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ही अलग करें तो हम आपको बता देते। इसमें मक्का महत्वपूर्ण है, मानव भी महत्वपूर्ण है, इसमें ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है। तो हम सारे ही महत्वपूर्ण हैं, तो हम इससे कोई ज़्यादा नहीं है, 13 हैं। हम इसको याद कर लेंगे और हम अपनी रिस्क नहीं ले सकते एग्ज़ाम में। ओके गाइस, तो हम आगे पढ़ते हैं। आगे हमारा युग्मक स्थानांतरण। जैसे युग्मक स्थानांतरण, युग्म निर्माण के पश्चात हम इसे जूम करते हैं थोड़ा, ये आ गया। अब इधर कर लेते हैं। अब देखते हैं युग्म निर्माण के युग्म निर्माण के पश्चात नर एवं मादा युग्मक एक दूसरे के समीप आते हैं, ताकि निषेचन की क्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। जलीय जीव अपने युग्मकों को जल में छोड़ देते हैं। सम युग्मकों में दोनों युग्मक गमनशील होते हैं और एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विषमक युग्मकों में एक युग्मक अगतिशील एवं स्थिर होते हैं, जिन्हें मादा युग्मक कहा जाता है, और नर युग्मक गतिशील होते हैं। ब्रायोफाइट्स एवं थेरोफाइट्स में अंडाणु आर्किगोनिया में उत्पन्न होते हैं। पुमाणु गमनशील होते हैं। इन युग्मकों को स्त्रीदानी तक पहुँचने के लिए जल की आवश्यकता होती है। आर्किगोनिया पुमाणुओं को आकर्षित करने हेतु आकर्षक पदार्थ स्रावित करते हैं। नर युग्मकों की संख्या मादा युग्मकों की अपेक्षाकृत अधिक होती है। नर युग्मकों की संख्या मादा से अधिक होती है। मानव में आपको यहाँ पर ये पूछ लेगा कि आकर्षित करने के लिए क्या अधिक होती है। नर युग्मकों की संख्या अधिक होती है कि मादा युग्मकों की संख्या अधिक होती है? तो यहाँ पर नर युग्मकों की संख्या अधिक होती है, याद कर लेना है। मानव में मादा में एक अंडाणु हो तो नर। आगे चलते हैं, यहाँ देखते हैं नर में 100 से 400 मिलियन शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। पुष्पधारी पादपों में नर युग्मक प्रांगणों में उपस्थित होते हैं और इनकी संख्या अधिक होती है, और मादा की वर्तिका पर स्थानांतरित होते हैं। परागणों के पुष्प के मादा जनांग के वर्तिका गिरने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। ये महत्वपूर्ण है, ये आपको याद कर लेना है, और आगे आपको ये पढ़ लेना है पूरा, क्योंकि अगर मैं आज ज़्यादा करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आधे घंटे की वीडियो वैसे ही हो चुकी होगी गाइस। तो मैं आपको दिखा देना कितना बचा है। ये यहाँ तक है, इतना है, और यहाँ तक है। आपको ये पढ़ लेना, आंतरिक निषेचन बाह्य निषेचन ये सारा पढ़ लेना है आपको। मैं आपको अगली वीडियो में समझा दूँगा, और आपको ये एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से ये आपको याद कर लेना है। ये महत्वपूर्ण है, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। आपको ये याद कर लेना है सारा, जिससे एग्ज़ाम में कोई भूल चूक ना हो। आपको ये सारे पॉइंट लिखे, मेन ये भी पॉइंट लिखे, आपको ये अच्छे से याद करना है, जिससे एग्ज़ाम में आपका बेस्ट से बेस्ट दे सकूँ।
ओके गाइस, आगे भी हम क्वेश्चन ला रहे हैं और ये आपको अनिषेक जनन है। यहाँ पर आपको परिभाषा लिखी है, जैसे ये है चार्ल्स बॉनेट में सर्वप्रथम देखा था। अनेक जनन की घटना को किसने सर्वप्रथम देखा? तो चार्ल्स बॉनेट ने देखा था। तो ये क्वेश्चन नीट में आता है, यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा। ओके गाइस, तो टेंशन ना लें, ये बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। ओके गाइस, तो ये पूछा जाएगा, ये आपको क्वेश्चन में डाल सकता है। जैसे प्राकृतिक निषेचन क्या है, कृत्रिम निषेचन क्या है, ये आपको पूछ सकता है। तो आपको ये तैयार करके जाना है। ओके गाइस, आगे देखते हैं। हम वही पॉइंट बताएंगे जो आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं अब इस टाइम। ये देखते हैं, ये क्वेश्चन ये आएंगे। ओके, ये क्वेश्चन भी आ सकता है यहाँ से। फल व्यक्ति के किसे कहते हैं? तो फल व्यक्ति कहते हैं। यहाँ पर आपको ये लिखना है, पुष्पधारी यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देना है। ओके गाइस, अब आगे देखते हैं। आगे हमारा ये है, अब हमारा एंड हो गया। ये चित्र के बाद हमारा कुछ नहीं है। यहाँ से ये क्वेश्चन आ गए, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके गाइस, जैसे यहाँ पर लिखा है, कुछ जीव जैसे मधुमक्खी अनिषेक जंतु कहलाते हैं, क्यों? ये हम आंसर आगे देखेंगे। ओके गाइस, ये लिखें। ओके, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जीवन की जन्म उसी प्रकार मृत्यु का काल उस जीव की जीवन अवधि कहलाता है। ये आपको परिभाषा लिखी, महत्वपूर्ण पॉइंट ऑफ है। ये बढ़िया बढ़िया पॉइंट है, आपको याद कर लेना। यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, आपके बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनेंगे। ओके गाइस, एग्जाम की ना यहाँ से क्वेश्चन बनाता है। यह आपका आंसर आ गया। कुछ मधुमक्खी बिना निषेचन विकसित होती हैं, जैसे नर मधुमक्खी अतः इन्हें अनिषेक कहते हैं। ओके गाइस, आप देख सकते हैं, आपके पास PDF उपलब्ध हो जाएगी ये सारी चीज़ें। तो हम कल की वीडियो में यही चीज़ पढ़ाएंगे। क्वेश्चन पार्ट 1 हमने आपको कल पढ़ाया था, पार्ट 2 आज पढ़ाया, पार्ट 3 कल पढ़ाएंगे। और कल हम इसको क्लियर कर देंगे। मानो नहीं क्लियर हुआ तो हम 4th पार्ट में इसको क्लियर कर देंगे। 4.4 लेक्चर लगेंगे इस पार्ट को क्लियर करने में, इस चैप्टर को क्लियर करने में। ओके गाइस, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके गाइस, थैंक यू, धन्यवाद फॉर वीडियो।